नमस्कार दोस्तों। आज हम डीपीएसपी जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 56 से 51 तक वर्णन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। डीपीएसपी जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी का महत्व इस बात से लिया जा सकता है कि यह किसी राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए कुछ निर्देश होते हैं जिसका पालन जनता करती है और सरकार इसको आदर्श रूप में मान्यता प्रदान करता है। हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 क तक इसका वर्णन किया गया है। इसे मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय संविधान कई अन्य देशों के संविधान का मिला जुला रूप है। विभिन्न देशों के संविधान की मूल विशेषताओं का जो सम्मिश्रण है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो आइए इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। उससे पहले एक वाक्य याद रखिएगा कि ग्रैनविल ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने डीपीएसपी को भारत की संविधान की आत्मा कहा है। इसे भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो आइए अब एक एक करके प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं जो डीपीएसपी से संबंधित है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अर्थात समान कार्य के लिए यदि पुरुष को एक निश्चित वेतन प्रदान किया जा रहा है उतना ही वेतन एक महिला को भी प्रदान किया जाएगा। समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। निःशुल्क विधिक सहायता कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी को कानूनी सलाह या कानूनी सहायता की आवश्यकता है, किसी को वकील की आवश्यकता है और वह सक्षम नहीं है एक वकील की फीस भरने के लिए या एक वकील हायर करने के लिए, तो उसको सरकार की तरफ से निःशुल्क एक वकील उपलब्ध कराया जाएगा अपना पक्ष कानून के समक्ष, कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। अगला है अनुच्छेद 41। इसमें कहा गया है कि बीमारी और निःशक्तता की अवस्था में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता अर्थात गर्भावस्था की स्थिति में कानून और सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है अनुच्छेद 40। इसमें कुछ अनुच्छेद आगे पीछे लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। जो गांधी जी ने सपना देखा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और ग्रामीण स्तर पे स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों का गठन हो, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग और सहकारी उद्योग स्थापना की बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे और सहकारी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अगला अनुच्छेद 46 है जिसमें एसटी, एससी, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए शैक्षणिक आर्थिक सहायता, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हित की बात कही गई है जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला है अनुच्छेद 47। इसमें नशीली दवा, ड्रग, मदिरा के उपभोग पर प्रतिबंध की बात की गई है। ये नशीली दवा, ड्रग, मदिरा आदि के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 48। इसमें पशु बलि पर रोक लगाया गया है और पशुओं के मवेशियों के नस्लों में सुधार की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनमें से, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, जिसे कॉमन सिविल कोड कहा जाता है, अभी पिछले दिनों कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा में था। भारत सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है। अभी वर्तमान में यह गोवा और उत्तराखंड राज्य में लागू है और इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे उत्तराखंड में लागू किया गया है।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता कहलाता है। अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, जिसका प्रावधान संवैधानिक रूप से 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया है। अगला है अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। 48A में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की बात कही गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तु, स्मारक आदि के संरक्षण की बात कही गई है। जैसे ऐतिहासिक महत्व के जो संरक्षित स्थान होते हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ऐसे पुराने स्मारक वगैरह होते हैं। राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं होती है आदि के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने की बात कही गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्रमशः पृथक करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 में विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 क ये मूल कर्तव्यों की बात करता है। यह मूल कर्तव्यों की बात करता है जिसे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 51 का ये आप याद रखिएगा, संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद हम मूल रूप से जो डीपीएसपी है उसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना मत दिया, और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की और कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा में भी बात कही। उसको देख लेते हैं। तो टीटी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने इसे भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा। ये कथन पूछा जाता है पेपर में कि भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर डीपीएसपी के लिए यह कथन किसने कहा था? तो ये टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था। केसी वेयर नामक एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसे लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। उसके बाद में 1951 में एक केस होता है जिसे चंपाकम द्वैराचन मामले के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्रभावी बताया गया है डीपीएसपी की अपेक्षा। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी के किसी प्रावधान को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला मिनर्वा मिल्स मामला। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए है, संतुलन स्थापित करने के रूप में है। इस प्रकार हमने सारे अनुच्छेद देख लिए, एक एक करके एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 बीमारी व निःशक्तता में कानूनी सहायता। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 41 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं सहकारी उद्योग की स्थापना सरकार करेगी। अनुच्छेद 46 ST/SC के शैक्षणिक एवं आर्थिक हित, सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 47 में कहा गया है नशीली दवा, ड्रग, मदिरा आदि के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है पशु बलि पर रोक लगाई जाएगी और पशुओं के नस्लों में सुधार किया जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, जो वर्तमान में गोवा और उत्तराखंड में लागू है। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई और एक तरीके से मूल अधिकार के रूप में भी इसे स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के वस्तु और स्मारक का संरक्षण की बात कही गई है।
अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति या विश्व शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। और इसके बाद कुछ जो कथन है वो आप देख लीजिएगा PDF में स्लाइड में। तो इसके बाद में हम लोग फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का ऐसे ही उसके अनुच्छेदों का क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगला वीडियो फंडामेंटल राइट्स का होगा या किसी और चीज़ का भी वीडियो चाहिए आपको। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।